तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही थंबनेल देखा है। ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है जिसमें हमारा मोटिव कोर्स है कि अब की बार हमें वास्तव में 90 पार करना है और जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाए जब तक हमें छोड़ना नहीं है। तो आज हम कक्षा 10वीं का बच्चों अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 जिसमें विकास है, इसकी खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। यानी इसको बच्चों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे और सभी फैक्ट्स को हम याद करेंगे। आपका चाहे एमसीक्यू है बच्चों या लॉन्ग आंसर हो, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में बच्चों हम सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट से कि अभी भी वक्त है, वक्त यूं बर्बाद न कर। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बर्बाद न कर। खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अब की बार हमें क्या करना है, 90 पार करना है। और कैसे भी बच्चों साम दाम दंड भेद लगाकर हमें हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क कर इस बार वास्तव में 90 पार करना है। तो आइए बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आपकी रिवीजन वाली क्लास होने वाली है जिसमें हम पूरे विकास चैप्टर को एक ही वीडियो में बच्चों करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम आर्थिक विकास की समझ बुक को कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। ये भी आपको बच्चों एग्जाम में 20 मार्क्स यानी 20 नंबर के आएंगे। आपके टोटल 4 बुक हैं तो 20 से कितना हो जाएगा, 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है बच्चों आपका। और आर्थिक विकास की समझ जिसमें हम पहला चैप्टर आज करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख और वैश्वीकरण करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो ये है क्या है बच्चों, विकास। और विकास का अर्थ जानते हैं आप, विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रगति। जैसे कि हम पहले फर्स्ट क्लास में थे, फिर सेकंड में, थर्ड में, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। तो हमने क्या किया बच्चों, प्रगति क्या है। और यदि आपसे पूछे कि जो विकास है ना, विकास के लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बच्चों आपको पता है, एक भूमिहीन यानी जिसके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन मजदूर के विकास के लक्ष्य क्या है कि उसको ज़्यादा दिनों तक काम मिले, उसको बेहतर मजदूरी मिले, उसके बच्चों का उत्तम इलाज हो और उसके साथ कोई भी सामाजिक भेदभाव ना करे। लेकिन वहीं पे बच्चों एक समृद्ध किसान के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है कि उसको उपज का उसके ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले और उसको सस्ते मजदूर मिले। तो उसके विकास के लक्ष्य और भूमिहीन किसान के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा एग्जाम्पल में कि विकास के लक्ष्य बच्चों अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जाम्पल ले लो, बांध बनाना बच्चों जो फायदा होता है किसके लिए होगा, उद्योगपतियों के लिए, यानी ये उद्योग में काम आएगा। लेकिन यही अगर बात बोल ले बच्चों कि नुकसान किसको होगा, तो किसानों को होगा। बांध से किसानों को क्या नुकसान है, तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि बांध की वजह से किसानों की जो जमीन है वो जलमग्न हो जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, विकास के लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं। तो विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास हो बच्चों, जरूरी नहीं कि वे दूसरे के लिए भी विकास हो, यहाँ तक कि वे दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे बांध उद्योगपतियों को जितना विकास करता है उसी प्रकार से नुकसान किसको करता है बच्चों, किसानों को करता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये आ सकता है बच्चों, विकास के लक्ष्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अब विकास का मतलब क्या है, विकास बच्चों उसी का होता है जिसकी आय ज्यादा हो। ये सिंपल सी बात है, अगर हमारी आय ज़्यादा है तो हमारी आवश्यकताओं की ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होंगी। लेकिन हमें आज जीवन जीने के लिए सिर्फ आय ही नहीं चाहिए, आय के अलावा अन्य लक्ष्य चाहिए। जैसे कि आय और अन्य लक्ष्य में क्या है, एक तो ज़्यादा आय पाना है, दूसरा बराबरी का व्यवहार। यदि आपकी आय ज़्यादा लेकिन आपके साथ कोई बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहा तो हमारे लिए विकास नहीं होगा। स्वतंत्रता हो गया, काम की सुरक्षा हो गया, सम्मान और आदर हो गया, परिवार के लिए भी सुविधाएं हो गई, वातावरण, ये सब बच्चों क्या है, विकास। यानी आय के अलावा अन्य लक्ष्य है हमें।
यानी सिर्फ हम भौतिक चीज़ों, भौतिक संपत्ति से ही जीवन बिता नहीं सकते। जैसे कि हम पैसों से क्या खरीद सकते हैं बच्चों? बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं। उसी तरह जीवन जीने के लिए हमें अभौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है, यानी सिर्फ भौतिक वस्तुओं से हम जीवन नहीं जी सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जैसा कि जानते हैं एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों को आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। और आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बच्चों अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। कितने क्षेत्रक होते हैं बच्चों? 3। पहले का नाम है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरे का नाम है द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरे क्षेत्रक का नाम है बच्चों तृतीयक क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने हैं बच्चों? 3 है। उसके बाद आता है बच्चों आर्थिक विकास, किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? अधिक आय पाना, यानी वो ज्यादा इनकम पाना चाहते हैं, समानता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, सुरक्षा और आदर भाव चाहते हैं। आर्थिक नियोजन देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप में बढ़ाना है। अब आपने देखा बच्चों यहाँ पे एक शब्द आया था प्रति व्यक्ति आय। क्या आया? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछे जो देश की कुल आय है, देश की कुल आय, उसको हम भाग देंगे बच्चों देश की जो कुल जनसंख्या है ना, उससे हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। और इस प्रति व्यक्ति आय को बच्चों हम औसत आय भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि जब हम दो देशों की तुलना करते हैं तो उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? प्रति व्यक्ति आय का। लेकिन ये सही मापदंड नहीं है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय क्या करता है? असमानताओं को छिपाता है, असमानताओं को छुपाता है। कौन? प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय से ये नहीं पता चल पाता कि वास्तव में एक व्यक्ति कितना कमाता है। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास A, B, C और D, ये 4 लोग एक देश में हैं। एक कितना कमा रहा है बच्चों? 100, एक कमा रहा है 10, एक कमा रहा है 15 और एक कितना कमा रहा है बच्चों? 35 रुपए। तो अगर पूछे कुल आय कितना है बच्चों? 50, 10 60 और 5 65, 65 और 35 कितना होता है? 100। तो कुल आय तो 100 आ गई। और जनसंख्या कुल कितनी है बच्चों? 4, 1 2 3 4 लोग हैं और इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी आएगी बच्चों? 25 आएगी। जबकि वास्तव में A तो 50 कमा रहा है, D 35 कमा रहा है और बाकी B और C जो है ना वो 10 और 5 यानी बहुत कम कमा रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय का हमें क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए बच्चों? क्योंकि ये असमानताओं को छिपाता है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? औसत आय। और दो देशों की तुलना करने के लिए पहले हम किसका इस्तेमाल करते थे? प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद बच्चों दो देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय मतलब बच्चों प्रति व्यक्ति आय, सार्वजनिक सुविधाओं, और वहाँ पे सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं बच्चों? यानी सरकार की तरफ से स्वास्थ्य स्थिति में, शिक्षा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं कि उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों जीवन जीने की आशा। जीवन जीने की आशा यानी औसतन एक व्यक्ति कितना जीवन जीना चाहता है। भारत में पहले बच्चों ये 32 वर्ष था, आज हमारे वहाँ 62 वर्ष हो गई है जीवन प्रत्याशा। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर का मतलब होता है बच्चों कि प्रति 1000 लोगों पर एक विशेष क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं ना उसे हम जन्म दर कहते हैं। और ज्यादा जन्म दर होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगला आएगा बच्चों, मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 लोगों पे जो मरने वालों की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। और कहीं पे अगर मृत्यु दर ज्यादा है बच्चों, इसका मतलब वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में किया जाता है। यानी अगर पूछो बच्चों प्रति व्यक्ति आय को हम किस में नापते हैं? डॉलर में नापते हैं। किस में नापते हैं बच्चों? डॉलर में नापते हैं। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? हर 1000, अगर पूछो बच्चों आपसे शिशु मृत्यु दर
तो शिशु मृत्यु दर होता है बच्चों प्रति 1000 बच्चों में, 1000 जीवित बच्चों में, प्रति 1000 जीवित बच्चों में जो 1 वर्ष से पहले मर जाते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। यानी प्रति 1000 जीवित बच्चे पैदा होते हैं और जो 1 वर्ष से पहले मर जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, तो ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं। शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा बच्चों जितना कम होगा विकास के दृष्टिकोण से उतना ही हमारे लिए बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है, इससे किसी भी क्षेत्र के उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। सन 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर बच्चों 30.1415 था। इससे पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा अच्छी नहीं है। दोबारा देखिए बच्चों, अगर पूछे शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, शिशु मृत्यु दर यानी प्रति 1000 जीवित बच्चों में, 1000 जो बच्चे होते हैं वो जीवित बच्चों में बच्चों 1 वर्ष से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनके आंकड़े को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 2011 में भारत में कितना था बच्चों, 30.15 शिशु मृत्यु दर था। अगला है बच्चों शिशु मृत्यु दर के आखिर क्या कारण है, तो निमोनिया बीमारी, जन्मजात विकृतियां, लंबे तक श्रम, दस्त, मलेरिया, खसरा और कुपोषण, ये सारी क्या है बच्चों, शिशु मृत्यु दर के कारण है। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात अर्थात क्या होता है बच्चों, स्त्री पुरुष का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पे, प्रति 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है बच्चों, यानी जो महिलाएं होती है ना उनकी संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में यह आंकड़ा बच्चों 943 है, यानी 1000 पुरुष पे बच्चों सिर्फ 943 महिलाएं। इसका मतलब हमारे वहाँ पे जो पुरुष और स्त्री अनुपात है वो बहुत कम है। यह आंकड़ा कम होता है तो इससे पता चलता है बच्चों कि उस देश या राज्य में महिलाओं के खिलाफ कितना खराब माहौल है। तो ये भी ध्यान रखना लिंगानुपात किसे कहते हैं। लेकिन बच्चों हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 1000 पुरुषों पे 978 महिलाओं का अनुपात है, यानी अब हमारे वहाँ बढ़ गया है बच्चों। लेकिन 2011 की जनगणना में कितना था बच्चों, 943, अब कितना हो गया है 978, जो कि प्रति 1000 पुरुष पे 24 महिला ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है बच्चों साक्षरता दर। क्या आएगा, साक्षरता दर। साक्षर किसे कहते हैं बच्चों, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जो लिखना पढ़ना या गणितीय गणना करना जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, साक्षर कहते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों की साक्षर जनसंख्या के अनुपात को हम साक्षरता दर कहते हैं बच्चों, यानी जो किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानते हैं। उसके बाद आता है बच्चों निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका मतलब होता है बच्चों 14 और 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, जो स्कूल क्या करते हैं, जाते हैं, और उसी आयु वर्ग के कुल बच्चे के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों, निवल उपस्थिति अनुपात। उपस्थिति मतलब वो कि वो स्कूल जाते हैं। और एक आता है बच्चों आपके एग्जाम में निवल अनुपस्थिति अनुपात। क्या आएगा, अनुपस्थिति अनुपात। अनुपस्थिति अनुपात का मतलब होता है बच्चों 14 व 15 वर्ष के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते और उनके कुल अनुपात, उनके बीच का कुल अनुपात को, कुल बच्चों का अनुपात को हम क्या कहते हैं, निवल अनुपस्थिति अनुपात। जैसे मान लो बच्चों कि 14 से 15 वर्ष के टोटल कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। इनमें से स्कूल जाते कितने, 70 हैं, और कौन नहीं जाते, 30 बच्चे नहीं जाते। तो आपके एग्जाम में पूछेगा बच्चों निवल उपस्थिति अनुपात बताओ। तो उपस्थिति मतलब प्रेजेंट और ये एब्सेंट, जाते कितने 70 और कुल कितने 100, तो 70/100 आ जाएगा। और अगर पूछे निवल अनुपस्थिति अनुपात बताओ तो 30/100 आ जाएगा। तो निवल उपस्थिति और निवल अनुपस्थिति आपसे जरूर पूछ सकता है बच्चों एग्जाम में। और यहाँ पे 14 व 15 वर्ष ना देखकर 6 से 10 वर्ष तक का भी पूछ सकता है आपसे। तो निवल उपस्थिति मतलब कि 14 और 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उस आयु के कुल बच्चों के अनुपात को हम निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं। अनुपस्थिति मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो वहाँ पे स्कूल में नहीं जाते हैं।
उसके बाद आएगा बच्चों आपका राष्ट्रीय आय। तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी देश के नागरिक का सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है बच्चों, जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिक का सकल घरेलू और विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी एक देश के लोग कितना कमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। तो ये क्या है बच्चों, राष्ट्रीय आय होता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होगा वो देश जाहिर सी बात है बच्चों विकसित देश कहलाएगा। तो ये था बच्चों राष्ट्रीय आय। एक मैंने आपको बताया था बच्चों प्रति व्यक्ति आय। क्या बताया था, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, औसत आय। और हमें औसत आय का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये असमानताओं को छिपाता है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, देश की कुल जनसंख्या को देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं बच्चों प्रति व्यक्ति आय। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, औसत आय नाम है। उसके बाद बच्चों आपका एक अगला टॉपिक आएगा बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक। तो ये क्या है बच्चों, बीएमआई, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। और इसको निकालने के लिए बच्चों जो बीएमआई का फॉर्मूला है ना, इसमें इंसान के वजन को हम किलोग्राम में नापते हैं, और यदि पूछे इंसान की लंबाई यानी लेंथ कितनी है उसको हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं, यानी मीटर का स्क्वायर। यानी हम नापेंगे कितना मीटर का है और उसको मीटर मल्टीप्लाई मीटर कर देंगे। जैसे कोई 2 मीटर का है तो 2 × 2 यानी उसके स्क्वायर कर देंगे। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वजन किलोग्राम में लेंगे, लंबाई को हम मीटर के स्क्वायर में लेंगे, है ना। तो ये होता है बीएमआई। और बीएमआई यदि आपसे पूछे बीएमआई सबसे पहले 25.0 या उससे अधिक आए, 25.0 या उससे अधिक आए, तो ऐसा इंसान कैसा होता है बच्चों, मोटा होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा मोटा है। दूसरा आएगा बच्चों आपको पूछे 18.5 या 24.9 के बीच में आए, तो ऐसा व्यक्ति कैसा कहलाता है बच्चों, मध्यम कहलाता है, यानी नॉर्मल कहलाता है। लेकिन तीसरा यदि 18.5 से कम आए ना तो उसके लिए खतरा है बच्चों, क्योंकि वो किस में गिना जाएगा, कुपोषित में गिना जाएगा। तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स होता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि 18.5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित है, 25 से ऊपर है तो वो मोटापे से ग्रस्त है। तो 25 से ऊपर 18.5 या 24.9 के बीच में मध्यम है, और 18.5 के नीचे है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, कुपोषित कहलाएगा। उसके बाद बच्चों हम विभिन्न मानदंडों के बारे में देख लेते हैं। यदि पूछा आपको मानव सूचकांक के आधार, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसके आधार क्या क्या हैं, तो ये है बच्चों HDI। HDI का मतलब क्या होता है बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछ ले बच्चों HDI किसे कहते हैं, तो HDI का अर्थ होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है बच्चों, UNDP। UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यदि आपसे पूछे बच्चों कि इसमें HDI में 189 देशों की तुलना की जाती है, और इस 189 देशों में से जो भारत से आगे कौन सा पड़ोसी देश है बच्चों, श्रीलंका है। तो श्रीलंका एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश है जो हमसे क्या है, आगे। तो इसका आधार क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसमें शिक्षा के आंकड़े देखते हैं, और शिक्षा के आंकड़ों को हम बच्चों नापते हैं साक्षरता दर में। किस में नापते हैं, साक्षरता दर। और साक्षरता दर किसे कहते हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक जो लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उसे हम साक्षरता दर कहते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हम नापते हैं बच्चों लोगों का स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य को हम नापते हैं बच्चों जीवन प्रत्याशा में। किसमें, जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने की आशा। तो शिक्षा के आंकड़े हो गया, लोगों का स्वास्थ्य हो गया। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है बच्चों,
औसत आय होता है। तो ये इसके आधार है, इसमें नापते हैं। और यदि पूछे मानव विकास सूचकांक के मापदंड में 3 चीजें आती हैं बच्चों। पहले का नाम है प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है क्या, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद आता है बच्चों जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने की आशा। पहले हमारे वहाँ औसत 32 वर्ष वो थी जब अंग्रेज थे बच्चों, आज हमारी जीवन प्रत्याशा 62 वर्ष हो गई। उसके बाद हम नापते हैं बच्चों साक्षरता दर। तो 3 आधार होते हैं। यदि आपसे पूछे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक, HDI मानव विकास सूचकांक, इसके कितने मापदंड है बच्चों, 3। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा जीवन प्रत्याशा, तीसरा साक्षरता दर। उसके बाद आता है बच्चों कि सकल नामांकन अनुपात, तीनों स्तर पर हमें देखना पड़ता है, यानी ये हैं तो 3 में, यानी 3 है। उसके बाद आता है विभिन्न राज्यों की तुलना हम कैसे करते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो हमारे वहाँ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है। इन राज्यों में हमें देखना है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन खराब है, कौन विकसित है, कौन विकासशील है, या कौन कहाँ पे गरीबी कम है, कहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। इनको तुलना कैसे करते हैं, तो हम देखेंगे बच्चों शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर देखेंगे, यानी जहाँ पे शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, और वहाँ पे क्या है, वो देश वो राज्य विकसित नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं साक्षरता दर। यदि साक्षरता दर ज़्यादा है तो राज्य अच्छा है, नहीं तो पिछड़ा है। उसके बाद निवल उपस्थिति अनुपात देखते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात का मतलब होता है बच्चों 6 से 10 वर्ष के लोग जो विद्यालय जाते हैं। तो राज्यों की तुलना हम इस आधार पर करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, यानी मानव विकास सूचकांक के बारे में। और आप जानते हैं बच्चों कि जो HDI है, HDI को निकलवाता कौन है बच्चों, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें 189 देशों का क्या करा जाता है बच्चों, मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। और इसमें जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, उसका मापदंड किसमें होता है बच्चों, डॉलर में होता है। किसमें होता है, डॉलर में होता है। और इसके अगर पूछे मापदंड कितने हैं बच्चों, 3 हैं। सबसे पहला आता है बच्चों जीवन प्रत्याशा। क्या आता है बच्चों, जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन जीने की आशा। दूसरा आता है बच्चों साक्षरता दर। साक्षरता दर अर्थात होता है कि वहाँ पे पढ़े लिखे कितने हैं। तीसरा आता है बच्चों स्वास्थ्य। तीसरा आता है बच्चों प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, कि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो मानव विकास सूचकांक के बच्चों 3 आधार हैं। और यदि पूछे हमारा कौन सा पड़ोसी देश हमसे आगे बच्चों, श्रीलंका। और आप जानते हैं श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में। श्रीलंका कैसा देश है बच्चों, एक द्वीपी देश है, यानी चारों तरफ द्वीपों से घिरा हुआ है। तो ये भी आप जानते हैं। 189 देश हैं और श्रीलंका हमसे आगे बच्चों। मानदंड कितने, 3, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय। अगला टॉपिक है बच्चों कि विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण, यानी जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक ने देशों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर रखा है। तो विश्व बैंक ने बच्चों देशों को एक उच्च आय वाले देश, उच्च आय वाले देश किसे कहते हैं बच्चों, जिनकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, यानी 12,736 US डॉलर है या उससे ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं बच्चों उच्च आय वाले देश। 12,776 US डॉलर। उसके बाद आता है बच्चों जो विकसित देश है ना, विकसित देशों जैसे कि मध्य पूर्व हो गया, वहाँ पे कितना है, 1570 है, 1570 प्रतिवर्ष है विकसित अर्थव्यवस्थाओं की। और यदि आपसे पूछे बच्चों निम्न आय वाले देश किसे कहते हैं, जिनकी 1045 या उससे कम है। और भारत भी किस में आता है बच्चों, निम्न आय वाले, यानी सबसे उच्च में कौन आते हैं, 12,736 US डॉलर। फिर उसके बाद जो उनसे छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 1570 आती है बच्चों। निम्न अर्थव्यवस्थाओं की कितनी है, 1045 US डॉलर में गिना जाता है। तो यह है वर्ल्ड बैंक के अनुसार विश्व के देशों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद आता है बच्चों कि हम विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में अंतर करेंगे और किस आधार पे। सबसे पहले परिभाषा के आधार पे
तो वो देश जिसका औद्योगिकरण की गति और प्रति व्यक्ति आय अधिक हो। यहाँ पे औद्योगिकरण की गति और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिक नहीं होती। विकसित देश किसे कहते हैं, जो आत्मनिर्भर होते हैं और समृद्ध होते हैं अपने आप में, उन्हें हम विकसित देश कहते हैं। और ये गरीब होते हैं और अन्य पर निर्भर होते हैं। ये संसाधनों का अपना पूरा प्रयोग करते हैं, ये कम प्रयोग कर पाते हैं। इनकी साक्षरता दर उच्च होती है, इनकी निम्न होती है। ये उच्च प्रौद्योगिकी वाले होते हैं, ये निम्न प्रौद्योगिकी वाले। इनमें यहाँ पे गरीबी बेरोजगारी निम्न होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये तृतीय क्षेत्र में यहाँ के लोग ज़्यादातर कार्य करते हैं। और यदि पूछे आपसे बच्चों, यहाँ के लोग प्राथमिक क्षेत्र में विकसित यानी कृषि करते हैं। यानी जैसे भारत की 60% जनसंख्या अभी भी लगभग क्या करती है बच्चों, कृषि करती है। आय का वितरण यहाँ पे समान पाया जाता है, यहाँ पे असमान होता है। यानी अमीर बहुत अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते हैं। मानव विकास इनका उच्च होता है और इनका निम्न होता है। जैसे यदि पूछे बच्चों, भारत का मानव विकास कितना है, 131वां स्थान है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। GDP इनकी ज़्यादा होती है, इनकी GDP क्या होती है, कम होती है। तो विकसित देश और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में क्या है बच्चों, तुलना है परस्पर। तो ये तो था बच्चों आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन। अब हम करेंगे MCQ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ प्रश्न के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन जीने की आशा को हम क्या कहते हैं बच्चों, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और पहले कितना था बच्चों, 32 वर्ष था, अब कितना है, 62 वर्ष। तो इसका जो है इसका है बच्चों आंसर ए। क्या है, ए। जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत लंबाई को हम क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। उसके बाद आएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है। तो जो गांव के लोग हैं, गांव के लोगों से इनमें से क्या विकास का लक्ष्य हो सकता है बच्चों, तो काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, ये उनके लिए अधिक विकास का वो है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अगले बच्चों, धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो पैसा आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, ये भी सही है। पैसा ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपको बिना मिलावट वाली दवाई मिले, ये भी सही है। पैसा आपको संक्रामक रोगों से बचाने में सक्षम नहीं हो सकता, ये भी। तो इसका आएगा बच्चों उपरोक्त सभी, है ना। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर यदि आपसे पूछे सबसे क्या है, कम है, तो केरल में बच्चों। केरल में बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है केरल में 100% साक्षरता है, 100% साक्षरता यानी केरल के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं बच्चों। और केरल में ही क्या है, शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। यदि पूछे यहाँ पे कम शिशु मृत्यु दर क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ के लोग क्या हैं, साक्षर हैं। साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं बच्चों, प्रति 1000 बच्चों पे जो 1 वर्ष से पहले, जो जीवित बच्चों में 1 वर्ष से पहले मर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक सामान्य मनुष्य के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है बच्चों, तो इसका आय, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज, नहरों का प्रबंध, दूसरे देश प्रशासन। तो इसमें आएगा बच्चों आय। ये अनूप एक वयस्क है, वह अधिभारित है, बताइए कि उसका संभावित बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI बॉडी मास इंडेक्स। और मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, वजन को किलोग्राम में लिखना है और जो हाइट होता है, हाइट को मीटर स्क्वायर में लिखना है, मीटर स्क्वायर में। अगर किसी का 25 से ज़्यादा है तो क्या है, वो क्या है, ज़्यादा मोटा है ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इसका क्या हो सकता है, 25 से ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है, अति भारी है ना, यानी मोटापा है। और यदि 18.5 से कम है बच्चों तो कुपोषित है, इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो मध्यम है। निम्नलिखित राज्यों में 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है। तो यदि पूछे प्रति व्यक्ति आय, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है बच्चों, मुंबई। और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी कौन है बच्चों, मुंबई है। तो महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज़्यादा होती है। ये वाला बच्चों हमने डिस्कस कर लिया था। महाराष्ट्र 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है बच्चों, साक्षरता दर कहा जाता है। मृत्यु दर किसे कहते हैं, जो प्रति 1000 लोगों पे 1 वर्ष में विशेष क्षेत्र में मर जाते हैं, उसे हम मृत्यु दर कहते हैं, है ना। सकल नामांकन अनुपात किसे कहते हैं, जो स्कूलों में नाम लिखवाते हैं। 10वां बच्चों, एक अमीर परिवार की लड़की के विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं, अधिक दिनों तक काम प्राप्त करना, या बेहतर मजदूरी प्राप्त करना, या उतनी ही स्वतंत्रता जितनी उसके भाई को मिलती है, या बिजली प्राप्त करना। तो इसका सी हो सकता है बच्चों, उतनी ही स्वतंत्रता प्राप्त करना जितनी उसके भाई को मिलती।
उसके बाद है बच्चों यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये क्या निकालता है एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की रैंक 131वीं है ना, और यदि पूछे 189 देशों की निकाली जाती है। भारत से ज़्यादा किसका है बच्चों, श्रीलंका का है। एचडीआई में प्रति व्यक्ति आय किस में मापते हैं हम, डॉलर में मापते हैं। इसके मापदंड कितने हैं बच्चों, 3। सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की आशा। दूसरा है बच्चों साक्षरता दर, और तीसरा आपका आ जाएगा बच्चों प्रति व्यक्ति आय। अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। तो यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है। प्रति व्यक्ति आय सही है, लोगों का शैक्षिक स्तर सही है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी सही है। तो इसमें क्या आएगा, शैक्षिक स्तर, साक्षरता दर, स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा, तो उपयुक्त सभी। अगले बच्चों नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। साक्षरता दर 10 वर्ष की आयु वर्ग में साक्षर आबादी के अनुपात को कहते हैं, तो ये गलत है बच्चों। 7 वर्ष की आबादी होती है यहाँ पे, है ना, तो ये पूरा गलत है। अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास के बारे में अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती है, ये भी सही है बच्चों। निवल उपस्थिति अनुपात एक ही आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाने वाले 7 और 10 वर्ष के बच्चों के अनुपात के बारे में है, तो ये गलत है बच्चों। 6 से 10 आयु वर्ग होता है। आपकी जेब में रखा पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छे तरह से, बिल्कुल सही है कि हम पैसों से सिर्फ भौतिक संसाधनों को खरीद सकते हैं, भौतिक संसाधनों को नहीं। सही कथन क्या है बच्चों, केवल 2 और 4, तो ये आपका डी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य का मानव विकास सूचकांक एचडीआई सबसे अधिक होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है केरल का हमेशा अधिक होता है। केरल का अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों साक्षरता दर ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर कम है, इसलिए केरल का एचडीआई यानी राज्यवार अगर हम देखें तो मानव विकास सूचकांक अधिक होता है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसकी जलवायु स्थिति अच्छी है, गलत। इसके पास पर्याप्त अवसंरचना, ये भी गलत है। इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त था बच्चों, तो इसमें इसके पास शैक्षिक सुविधाएं हैं, तो इसलिए केरल में क्या है, शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। निम्नलिखित में से लोगों के किस स्तर के आधार पर मानव विकास सूचकांक से देशों की तुलना की जाती है, यानी मानव विकास में कैसे है, तो शैक्षिक स्तर सही है, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, तो इसका उपयुक्त सभी। यानी जो एचडीआई होता है ना बच्चों, एचडीआई कौन निकालता है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 189 देशों का निकालते हैं, और हमसे आगे कौन है बच्चों, श्रीलंका, और इसमें किस में नापते हैं, डॉलर में नापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन ऊर्जा का एक अनवीकरणीय संसाधन है। यदि पूछे बच्चों नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जिनको हम बार बार पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसने क्या पूछा, अनवीकरणीय यानी जिनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला, पवन ऊर्जा नवीकरणीय, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय, तो कोयला आएगा इसका आंसर बच्चों। कोयला क्या है, अनवीकरणीय, ये क्या है, खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। उसके बाद बच्चों ये आपके 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में मैंने बता दिया आपको क्लास में। नर्मदा घाटी में एक आदिवासी के विकास के लिए संभावित लक्ष्य क्या होंगे, तो इसमें उसको आजीविका के स्थायी स्रोत मिल जाए, वहाँ के बच्चों को गुणवत्ता प्राप्त शिक्षा मिल जाए, है ना, स्थानीय लोगों के वहाँ पे अपना खुद का स्कूल खुल जाए। तो दूसरा ये हो सकता है बच्चों, भारत में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए किन्हीं 2 तरीकों का सुझाव दीजिए। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे देखभाल करना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन बच्चों, लोगों के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, सुरक्षा और दूसरों का सम्मान हो, तो ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर बच्चों आपको पढ़ा दिया है, निवल उपस्थिति अनुपात भी आपको बता दिया गया। उन चीज़ों के नाम जो पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई के बारे में भी आपको बता दिया है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई क्या है वो भी कर दिया है बच्चों क्लास में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक के लिए विकास, दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है, उदाहरण देकर बांध वाला बता देना। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय है, ये भी बता दिया बच्चों। विकास के प्रति व्यक्ति आय के मापदंड की सीमाएं क्या क्या हैं, असमानताओं को छिपाता है। 12वां है आय के अलावा लोग क्या क्या चाहते हैं, किन पहलुओं के रूप में किन चीज़ों को देखते हैं वो लोग, तो ये भी बता दिया गया है बच्चों। 13वां किसी देश के विकास को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय हो गया, साक्षरता दर हो गया, स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, निवल उपस्थिति अनुपात, ये सब उस देश को प्रभावित करते हैं।
कोई व्यक्ति किसी नौकरी को स्वीकार करने से पहले किन पहलुओं पर विचार करेगा? कई सारी चीज़ देखेगा बच्चों कि नौकरी पक्की है या नहीं है, शांतिपूर्ण सुरक्षित वातावरण है या नहीं है, नौकरी की सुरक्षा है या नहीं है, चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही है। 15 है बच्चों कि भूजल के संदर्भ में सतत विकास के महत्व को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, यानी जमीन पानी के बारे में बताना कि किस प्रकार से वो सतत पोषणीय विकास के लिए जरूरी है। तो ये तो हम बनाकर भी लिख सकते हैं बच्चों 15वां। उसके बाद 16वां है, पंजाब की तुलना में केरल का मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में बेहतर क्यों है? यानी पंजाब की तुलना में केरल क्यों है? 3 कारण स्पष्ट करने हैं। तो इसमें बता सकते हो कि केरल में शिक्षा अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, राजनीति भी केरल में क्या है, प्रेरित है अच्छी चीज़ों के लिए, और निम्नलिखित को अपने शब्दों में शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, इन सबको क्या है परिभाषित करना है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 1 विकास, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो तभी इसका दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट, चौथे चैप्टर का रिवीजन हम जल्दी इसी चैनल में लाने वाले हैं। मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।